हाँ तो भाई, स्वागत है हमारे नए लेक्चर में। आज के इस नए लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मनी सप्लाई के बारे में और टाइप्स ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि रिजर्व मनी हो गया, जिसको हम M0 नाम से बोलते हैं, M1 हो गया, M2 हो गया, M3 एंड M4। ठीक है, अब ये मैं मैकबुक के चिप्स के बारे में बात नहीं कर रहा, ये टाइप्स ऑफ मनी सप्लाई हैं उन। तो आज हम इन सबको कवर करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो मनी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, उनके बारे में स्टडी करेंगे, उनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और वो कैसे अफेक्ट करते हैं वो भी देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, हेडिंग से स्टार्ट करते हैं कि भाई मनी सप्लाई है क्या। तो आई होप क्या जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी वो आराम से समझ पा रहा होगा कि मनी सप्लाई वो अमाउंट है मनी का जो इकोनॉमी में अवेलेबल है। ठीक है, इकोनॉमी में अवेलेबल है यानी लोगों के पास कितना है, बैंक्स के पास कितना है, इंस्टीट्यूशंस के पास कितना है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के पास कितना है, ठीक है, कॉरपोरेशंस के पास कितना है। तो अब ये सारी चीज़ें मिलके एक इकोनॉमी ही तो बनाती हैं। तो इसलिए मनी सप्लाई का मतलब है कि कितना पैसा एक इकोनॉमी में है, उसको हम मनी सप्लाई से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए? फिर एक और पॉइंट दिया हुआ है इसमें कि मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब स्टॉक, और यहाँ पे बोला भी गया है कि जो हमारा नेशनल इनकम है वो हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट है, लेकिन मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो थोड़ा सा इनके बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं कि स्टॉक वर्सेस फ्लो कॉन्सेप्ट। तो ध्यान दो, स्टॉक का मतलब होता है एट अ पार्टिकुलर, एट अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि जो मनी सप्लाई है वो हम मेजर करते हैं किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, और फ्लो कंसेप्ट का मतलब होता है किसी भी टाइम पीरियड में, यानी कि ड्यूरिंग ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। ध्यान देना, दोनों में अंतर है। तो अब हम समझते हैं इस अंतर में क्या है। देखो, आज मान के चल लो, आज टुडे मेरे पास क्या है, 100 रुपये हैं। ठीक है, तो मेरे पास कितना पैसा हो गया, 100 रुपये। आज कितना है, 100 रुपये है। लेकिन क्या हुआ, मेरे पास टुमारो 100 रुपये और आ गए। 100 रुपये तो थे ही मेरे पास, और 100 रुपये और आ गए। तो अब इन 2 डेज में मेरे पास कितना पैसा रहा, 200 पैसा रहा, 200 रुपये रहे। ठीक है, लेकिन किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि आज कितना था, आज तो सिर्फ 100 ही था ना। तो अगर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात करेंगे तो वो स्टॉक कंसेप्ट कहलाएगा, और अगर किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात करेंगे तो वो हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट कहलाएगा। जैसे कि 2 दिन, 3 दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, ये क्या है, ये एक पीरियड ऑफ टाइम है। लेकिन 1 जनवरी, 2 जनवरी, 1 मार्च, 2 मार्च, 31 दिसंबर, ठीक है, 8 बजे, 9 बजे, ये क्या है, ये फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम है। तो अगर हम ऐसे, अगर चीज़ों को, अगर हम मनी को एज अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करेंगे तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट में आएगा। और अगर हम उसे पूरे पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है, कोई फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करेंगे, या 2 दिन, 10 दिन, महीने, साल, तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट में आएगा। तो यहाँ पे इसने बोला है कि जो आपका मनी सप्लाई है वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, यानी कि हम इसको मेजर करते हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, तो वो कोई डेट हो सकती है, ठीक है, ऐसे मतलब कोई फिक्स टाइम ही होगा वो। फिर डेट हो सकती है, कोई महीना हो सकता है, कोई साल हो सकता है, लेकिन फिक्स होगा, उसमें कोई रेंज नहीं होगी। समझ गए?
और जो नेशनल इनकम होती है वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, यानी हम उसको पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं। नेशनल इनकम के बारे में यार हम अलग से बात करेंगे, क्योंकि ये तो है ही अलग एक चैप्टर, समझ गए। नेशनल इनकम एक काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। फिर पब्लिक, मैंने बोला था ना कि पब्लिक के पास कितना मनी है वो मनी सप्लाई मेजर करता है। तो यहाँ पे पब्लिक में कौन कौन आ जाता है, तो हाउस होल्ड आ जाते हैं, यानी नॉर्मल लोगों के घर, फर्म्स आ जाते हैं, कंपनियां, इंडस्ट्रीज, इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हो गए, वो जैसे कि बैंक्स हो गए तो वो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, फिर चाहे वो डिफेंस डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, कोई सा भी डिपार्टमेंट, तो वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी, यहाँ पे इसने क्या किया है, पब्लिक में लेकिन बैंक्स नहीं आते। पब्लिक में जब हम बात करेंगे कि पब्लिक के पास कितना पैसा है तो उसमें बैंक्स नहीं आएंगे, है ना। और गवर्नमेंट नहीं आएगी, सिर्फ हाउस होल्ड्स, फर्म्स और इंस्टीट्यूशंस आएंगे। और अगर गवर्नमेंट नहीं आएगी तो सीधी सी बात है फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी नहीं आएंगे। चलो, अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है इसके बारे में पढ़ते हैं। इसको आई एम सॉरी थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, तो पहला है प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। देखो इकोनॉमी में कितना पैसा है, ठीक है, और कितना उस पैसे का यूज़ हो सकता है, उससे ना चीज़ों का प्राइस डिटरमाइन होगा। और अगर चीज़ों का प्राइस डिटरमाइन होगा तो उससे हमें इन्फ्लेशन के बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। क्योंकि इन्फ्लेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस, है ना, ठीक है। तो ये है, तो सबसे पहले अगर इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा होगा तो चीज़ें महंगी होती हैं, ये ऐसा देखा गया है। और इकोनॉमी में अगर कम पैसा होगा तो चीज़ें सस्ती होती हैं, ठीक है। क्योंकि आपका जो मनी है वो आपकी डिमांड को क्रिएट करता है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो डिमांड भी ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो अगर सप्लाई मैच नहीं कर पाएगी तो चीज़ों की प्राइस भी ज़्यादा रखी जाएगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जा सके, ठीक है। अगर प्राइस, आपके पास पैसा कम है तो आपकी डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो चीज़ों को सस्ता रखा जाएगा, जिससे कि फिर वही बात है कि प्रॉफिट अर्न किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा बेचा जा सके प्रोडक्ट्स को, समझ गए। चलो, फिर है इंटरेस्ट रेट। तो जितना पैसा है इकोनॉमी में उससे हम इंटरेस्ट रेट को भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि अगर मान के चलो इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा है तो लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा रेडी रहेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या है, बैंक्स जो हैं अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि ये एक्सचेंज रेट्स। तो इकोनॉमी में कितना पैसा है उससे हमारे एक्सचेंज रेट्स को भी डायरेक्टली अफेक्ट करती है ये चीज़। तो अगर आपकी करेंसी स्ट्रांग होगी तो एक्सचेंज रेट आपके फेवर में रहेगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं डॉलर का और रुपी का। तो डॉलर जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है, तो इसीलिए उसके बदले हमें कम रुपीज़ मिलते हैं। तो ऐसे ये एक्सचेंज रेट भी डिटरमाइन किया जा सकता है। दूसरा, अगर मान के चलो आरबीआई क्या करता है, रुपी की संख्या बढ़ा देता है, यानी मनी को वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट करता है, तो इससे क्या होगा, दोनों के बीच में बैलेंस बनाने के लिए रुपी और ज़्यादा डेप्रिशिएट कर जाएगा। रुपी क्या करेगा, और ज़्यादा डेप्रिशिएट कर जाएगा। तो आपने देखा कि मनी सप्लाई में चेंज करने से कैसे हमारे एक्सचेंज रेट्स पे असर पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ भी ज़रूरी होती हैं, मतलब ये इसीलिए भी मनी सप्लाई ज़रूरी होता है। फिर बिजनेस पॉलिसीज़ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो पैसा कितना है, कहाँ पर है, कौन उसे होल्ड करता है, ये पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी के हिसाब से फिर गवर्नमेंट जो है वो अपनी पॉलिसीज़ को क्रिएट करती है, और उन्हीं पॉलिसीज़ से फिर जहाँ पे पैसा नहीं है वहाँ उन लोगों को टारगेट करती है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा पॉवर्टी अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम जो है वो रन कर रही है।
तो वो ऐसा क्यों कर रही है? वो इसलिए तो कर रही है कि भाई जिनके पास पैसा नहीं है उनके पास पैसा आए, जिससे कि वो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर पाएँ अच्छे से, डिमांड क्रिएट कर पाएँ। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर क्योंकि डिमांड क्रिएट होगी तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ जनरेट होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो इसीलिए जो है ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और फिर ओवरऑल वेलफेयर के लिए भी यार ये ज़रूरी है ना, पता लगाना किसके पास पैसा है और किसके पास पैसा नहीं है, क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं है आपको उसको पैसा देना पड़ेगा वेलफेयर के लिए, और जिसके पास पैसा है बहुत ज़्यादा है तो उसको आपको टैक्स भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे जो है आप इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएँ। समझ गए? तो इक्विटी को मेंटेन करने के लिए ये सब किया जाता है, इक्विटी एंड इक्वालिटी वो सब। चलो, आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना हमें अभी। नेक्स्ट आ जाते हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। भाई ये है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, चाहे वो इंटरव्यूज़ हो गए, चाहे वो आपके एग्ज़ाम्स हो गए, इंक्लूडिंग बोथ यूपीएससी, बैंक, एनएसएससी, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, तो ध्यान देना। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, और इसको हमारा आरबीआई जो है उसने ऐसे बहुत सारे मेजर्स बना रखे हैं जिससे कि वो मनी सप्लाई को मेजर कर सके। तो इनको उसने बोला है मॉनेटरी एग्रीगेट्स। ठीक है, मॉनेटरी मतलब मनी से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड। ठीक है, एग्रीगेट्स मतलब सम टोटल। तो उसने ये सब बना रखे हैं जिससे कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी या डिफरेंट लेवल्स ऑफ लिक्विडिटी को मेजर कर पाए। अब यहाँ पे लिक्विडिटी से क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था लिक्विडिटी का मतलब होता है फ्लो। कौन सा पैसा कितना इजीली कन्वर्टेबल है गुड्स एंड सर्विसेज में, वो उसकी लिक्विडिटी को बताता है। तो आपको अगर पता होगा तो कैश जो है वो परफेक्टली लिक्विड होता है। फिर प्लास्टिक मनी हो गया, डिजिटल मनी हो गया, ये हाईली लिक्विड होता है। ठीक है, अगर हम बात करें बॉन्ड्स की, स्टॉक्स की, ठीक है, या आपके टाइम डिपॉजिट्स की, तो ये थोड़े से लेस लिक्विड होते हैं, क्योंकि आप इनको डायरेक्टली हर जगह एज अ फॉर्म ऑफ मीडियम यूज़ नहीं कर सकते। तो कैश को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब क्योंकि टेक्नोलॉजी हर जगह आ रही है तो प्लास्टिक मनी की भी को भी आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हो, तो प्लास्टिक मनी या डिजिटल मनी। ठीक है, तो हम कितना ईज हमारे पास है ट्रांजैक्शन करने का, वो लिक्विडिटी बताता है, उसी को हम लिक्विडिटी बोलते हैं। तो जितनी आराम से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो किसी भी पैसे से, किसी भी टाइप्स ऑफ मनी से, वो उसकी लिक्विडिटी को डिटरमाइन करता है। जैसे कि कैश हर जगह चल जाता है तो ये बहुत ज़्यादा लिक्विड है। ठीक है, परफेक्टली लिक्विड बोलते हैं हम इसको। प्लास्टिक मनी, डिजिटल मनी बहुत जगह चल जाते हैं। ठीक है, और इजी होता है ट्रांजैक्शन करना, तो इसको हमने हाईली लिक्विड बोला है कि हाँ ये परफेक्ट है, ये हाई है। ठीक है, फिर बॉन्ड्स, स्टॉक, टाइम डिपॉजिट्स, इनको थोड़ा सा कन्वर्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि हर कोई बॉन्ड्स या स्टॉक्स तो लेगा नहीं। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं लेस लिक्विड, तो ये लेस लिक्विड है, तो इनकी लिक्विडिटी होती है टाइप्स ऑफ मनी की। तो अब हम आरबीआई ने क्या किया है, ऐसे कई सारे एग्रीगेट्स बनाए हैं, ऐसे कई सारे डेफिनेशंस क्रिएट करी हैं जिससे हम मनी को मेजर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिक्विडिटी। आ गई बात समझ में? चलो, तो पढ़ते हैं पहले रिजर्व मनी के बारे में। तो रिजर्व मनी, जिसको हम M0 या ऐसे M0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम बेस मनी या हाई पावर्ड मनी बोलते हैं, ये जो है वो मनी है जो कि हमारे सेंट्रल बैंक ने क्रिएट किया है। दिस इज द मोस्ट लिक्विड फंडामेंटल मेजर ऑफ मनी सप्लाई रिप्रेजेंटिंग द मॉनेटरी बेस क्रिएटेड बाय द सेंट्रल बैंक। ठीक है, मतलब ये वो पैसा है जो सेंट्रल बैंक ने क्रिएट किया है। और आपको अगर ध्यान दो तो इकोनॉमी में जो मेजॉरिटी ऑफ द मनी जो होता है वो सेंट्रल बैंक के द्वारा ही क्रिएट किया जाता है। भाई वही तो नोट प्रिंट कर रही है, तो इसलिए सीधी सी बात है कि उन्हीं के द्वारा हमारे
ज़्यादा से ज़्यादा पैसा क्रिएट किया जाता है। इट इज़ द बेस ऑन विच कमर्शियल बैंक्स कैन क्रिएट फर्दर क्रेडिट। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे अब देखो आरबीआई ने पैसा प्रिंट किया, टाइमलाइन समझना थोड़ा सा, प्रिंट किया, उसने इसको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किसको डिस्ट्रीब्यूट किया? बैंक्स को। बैंक्स ने क्या किया, पब्लिक को दे दिया एज अ फॉर्म ऑफ सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, वो सब। और दूसरा क्या किया बैंक ने, दूसरा बैंक ने क्रेडिट दे दिया, क्रेडिट यानी कि लोन। तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने लोन देना शुरू कर दिया। तो इसी किस पैसे को, उसी पैसे को जो आरबीआई भैया जी ने प्रिंट किया था, समझ गए, और जो पब्लिक ने डिपॉजिट किया था। और पब्लिक के पास कहाँ से आया, पब्लिक के पास वही पैसा आया जो आरबीआई ने दिया पब्लिक को, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ये बेस मनी होता है। ठीक है, कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं इसके। तो कोई सी भी करेंसी, मतलब किसी, मतलब जैसे हमारे पास रुपी है, रुपी हमारे देश की करेंसी है, तो जो हमारा रुपी है वो हमारा क्या कहलाएगा, वो आएगा इसके अंदर। फिर है बैंकर्स डिपॉजिट्स विद द आरबीआई, जो बैंक ने डिपॉजिट किया है अपना पैसा आरबीआई में, वो इसके अंदर आ जाएगा, समझ गए। और अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई, जैसे कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के डिपॉजिट हो गए, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स के डिपॉजिट हो गए, अगर वो आरबीआई में डिपॉजिट करते हैं तो उस पैसे को भी हम क्या करेंगे, एम नॉट में काउंट करेंगे, जो कि हमारा रिजर्व मनी है। आई बात समझ में? तो अब इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला कुछ नहीं है। तो एम नॉट में हमने क्या किया, एम नॉट में हमारा पास सबसे पहले क्या आया, करेंसी आई, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, फिर है बैंकर्स डिपॉजिट्स विद द आरबीआई, तो यहाँ पे डिपॉजिट्स को डी से, और फिर अदर डिपॉजिट्स। तो ये हमारे एम नॉट का क्या होगा, फॉर्मूला सा बन गया एक तरीके से, समझ गए। सी डी, सी प्लस डी प्लस ओ डी, ध्यान रखना। सी मतलब करेंसी, डी मतलब डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स किसके, किस पे, बैंक्स के आरबीआई में जितने डिपॉजिट्स हैं वो, और अदर डिपॉजिट्स। तो अब हम क्या है, एम नॉट को एक तरीके से आरबीआई का मनी सप्लाई बता सकते हैं एक तरीके से। शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो एम नॉट क्या है, एम नॉट कुछ नहीं है, आरबीआई का मनी सप्लाई है। यानी आरबीआई ने कितना पहले करेंसी क्रिएट किया, वो आरबीआई के पास कितने डिपॉजिट्स हैं बैंक्स के, वो, और आरबीआई के पास अदर डिपॉजिट्स कितने हैं वो, समझ गए। तो ये एक समझ के चलो कि जो एम नॉट है, जो बिल्कुल बेस मनी है, रिजर्व मनी है, वो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहा है। आई बात समझ में? बस ऐसे शॉर्ट में याद कर लो। अब आ जाता है नैरो मनी। नैरो मनी मतलब M1 और इसमें M2 आते हैं। तो उन्होंने अब क्या किया, उन्होंने मनी को क्या किया, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, रिजर्व मनी, नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी। ठीक है, मनी सप्लाई को। तो मनी सप्लाई में 3 टाइप के मनी एग्जिस्ट करते हैं, रिजर्व मनी जिसमें हमारा एम नॉट आ गया, नैरो मनी इसमें M1 और M2 आएगा, और ब्रॉड मनी जो M3 और M4 के बारे में बात करेगा। ठीक है, ऐसे इन्होंने क्लासिफाई कर रखा है। तो रिजर्व मनी में तो वो पैसा जो आरबीआई के पास है, जो आरबीआई ने जनरेट करा है वो। नैरो मनी में वो पैसा जो हम आगे बात करेंगे उसकी। और ब्रॉड मनी में वो सारा, अब ब्रॉड मनी है तो यानी ये सारे पैसों की बात करेगा, यानी इसमें एम नॉट भी आ जाएगा, M1 भी आ जाएगा और M2 भी आ जाएगा। तो ये है ब्रॉड मनी। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे धीरे धीरे।
पहुँचेंगे तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूजन हो रही हो। तो अब सबसे पहले बात है, हम क्या करते हैं, नैरो मनी की बात करते हैं। नैरो मनी में वो है जहाँ पे हाईली लिक्विड मनी के बारे में हम बात करेंगे, जो अवेलेबल है फॉर ट्रांजैक्शन, ईजिली अवेलेबल है। ठीक है, तो M1 के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई M1 में कौन सा पैसा आ रहा है। तो अब तुम देख रहे हो कि जब हम M की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ मनी की बात कर रहे हैं, और उसमें भी कौन सा जो टाइप है मनी या फिर वो कहाँ पे है, लोकेशन है उसकी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, हम उनको ऐसे क्लासिफाई कर रहे हैं, यानी मनी अगर वो कहाँ पर है, किसके पास है, उसको हम एम में रख रहे हैं धीरे धीरे। तो रिजर्व मनी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मनी के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, M1 जो है वो बात करेगा आपके करेंसी विद द पब्लिक। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम, इसे जिसमें बोथ सेविंग्स और करेंट दोनों आ जाते हैं। ठीक है, और अदर डिपॉजिट्स विद द RBI, जिसको हमने OD नाम दे दिया था। तो M1 की डेफिनेशन क्या हुई, M1 की डेफिनेशन हो गई करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विद द RBI। अब ध्यान दो, M0 से कंपेयर करते हैं, तो M0 में क्या था, करेंसी विद द पब्लिक थी, हाँ थी, लेकिन वहाँ पे डिमांड डिपॉजिट्स की जगह वहाँ पे डिपॉजिट्स था, और वो भी किसका, डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स विद द RBI। दोनों में अंतर है, देखो, डिपॉजिट्स विद RBI, तो इन नॉर्मल लोग तो RBI में डिपॉजिट करते नहीं हैं, लेकिन सिर्फ बैंक्स ही RBI में डिपॉजिट करते हैं, ध्यान दो इस बात को। ठीक है, लेकिन जो डिमांड डिपॉजिट्स है ये क्या है, ये जो पब्लिक होती है ये बैंक्स में अपना पैसा जो रखती है उसको हम डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं, समझ गए, फॉर रेगुलर यूज, चाहे वो सेविंग्स में रख लें चाहे करंट में रख लें। आई बात समझ में। तो M1 में कुछ नहीं हुआ, डिपॉजिट्स विद द RBI की जगह डिमांड डिपॉजिट्स आ गए, ये है। तो M0 रिजर्व मनी के बारे में बात कर रहा था, यानी वो पैसा जो बचा के रखा जाता है, वो बैंक्स बचा के रखते हैं। तो बैंक्स किसको दे रहे हैं वो बचा के, अपने पापा को। पापा कौन है बैंक्स का, RBI। ठीक है, ऐसे याद कर लो। फिर M1 में डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, तो पब्लिक क्या करती है, बैंक्स में डिपॉजिट कर दिए पैसा, तो वो पैसे के बारे में बात हो रही है। और अदर डिपॉजिट्स विद द RBI, अदर डिपॉजिट्स भी विद RBI में वही आ गया कि जो गवर्नमेंट है उसने पैसा डाल दिया RBI में कि अभी हम इस पैसे को, जैसे मान के चलो गवर्नमेंट ने टैक्स इकट्ठा करा, ठीक है, तो वो क्या कर सकती है, गवर्नमेंट है वो कहाँ पे रखेगी, उसे उसे RBI में डाल देगी। ठीक है, RBI उस गवर्नमेंट को बदले में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देता रहेगा, ऐसे ये। तो ऐसे आ जाते हैं हमारे अदर डिपॉजिट्स विद द RBI। तो RBI के पास ऐसे भी मनी आ जाता है। ठीक है, फॉर्मूला वही है, M1 इक्वल्स टू C प्लस GD प्लस OD, है ना। ये लिक्विडिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये काफ़ी लिक्विड होता है, मोस्ट लिक्विड मेजर, ईजिली यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। भाई काफ़ी ईजिली हम यूज़ कर सकते हैं इसको ट्रांजैक्शन के लिए, क्योंकि एक तो उस करेंसी के बारे में बात कर रहा है, कैश के बारे में बात कर रहा है जो पब्लिक के पास है, दूसरा डिमांड डिपॉजिट्स के बारे में बात कर रहा है जो कि हम कभी भी निकाल सकते हैं बैंक्स में से, और अदर डिपॉजिट्स विद द RBI जो कि फिर वही बात है, गवर्नमेंट या बैंक इंस्टीट्यूशंस कभी भी निकाल सकते हैं RBI से अपने फर्दर यूज़ के लिए। चलो, तो ये था हमारा M1। तो अभी हमने क्या करा है, अभी हमने M1 M0 कंप्लीट किया है, M1 कंप्लीट किया है, अब हम जाएंगे M2 के बारे में। तो मनी सप्लाई 2, अब है हमारा M2। तो M2 में कुछ नहीं है। अब देखो, अब इनमें यही होता रहेगा कि इनमें बस कुछ ना कुछ ऐड होता रहेगा। तो M2 में कुछ नहीं किया इन्होंने, M2 में M1 का तो लिया ही लिया सारा, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स को और ऐड कर दिया। पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स, यानी कुछ पैसा हम जो है वो पोस्ट ऑफिस में भी रख देते हैं कुछ लोग। तो पोस्ट ऑफिस में भी कई तरीके से आप पैसा रख सकते हो, सेविंग्स में रख सकते हो, या फिर एज अ फॉर्म ऑफ टाइम डिपॉजिट्स रख सकते हो। सेविंग्स में डिमांड डिपॉजिट्स आ गया, यानी कि कभी भी निकालो कभी भी डालो। टाइम डिपॉजिट का मतलब है कि फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही है, फिक्स टाइम के लिए है, तभी निकाल सकते हो, उससे पहले निकालोगे तो भैया पेनल्टी देनी पड़ेगी, फीस देनी पड़ेगी।
समझ गए? तो पोस्ट ऑफिस भी मनी डिपॉजिट करवा लेता है अपने पास। तो पोस्ट ऑफिस का सिर्फ सेविंग्स वाला कंपोनेंट लिया गया है M2 में। M1 का तो सारा सारा लिया ही हमने, तो M2 की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? M1 में क्या था? C था, DD था, OD था, और अब आ गया हमारा पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट, यानी POSD ऐसे कर लो, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट, यानी पोस्ट ऑफिस में जो पैसा रखा है उसमें से सिर्फ सेविंग्स वाला हिस्सा। समझ गए? अब है लेस लिक्विड देन M1, ये M1 से लेस लिक्विड होता है, ठीक है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स कैन नॉट बी विड्रॉन एज इजीली एज डिमांड डिपॉजिट्स, क्योंकि यार सीधी सी बात है, पोस्ट ऑफिस से पैसा निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है इन कंपैरिजन टू बैंक्स से पैसा निकालना। तो बैंक से आसान होता है, ठीक है, बैंक्स के डिमांड डिपॉजिट से आसान होता है पैसा निकालना, लेकिन पोस्ट ऑफिस के डिमांड डिपॉजिट से पैसा निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, टफ होता है। तो इसलिए जो पैसा है अब थोड़ा सा निकालना ही टफ हो रहा है, तो हम ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे तो सीधी सी बात है ना, तो वो लिक्विडिटी जो होगी उसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब तुम बोलोगे यार इसमें तो लेकिन M1 का भी तो मनी आ रहा है। देखो बात सही है तुम्हारी कि इसमें M1 का हाईली लिक्विड मनी भी आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ फिर इन्होंने पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स भी तो आ गई ना, तो जो एवरेज है वो तो कम चला गया ना, है ना? एब्स्ट्रैक्ट तरीके से समझो तो जो इनका जो एवरेज है वो तो थोड़ा कम चला गया ना। समझ गए? जैसे पहले मान के चलो 24 कैरेट गोल्ड था, है ना, बहुत लिक्विड है, लेकिन अब उसमें क्या आ गया? अब उसमें ये M1 था 24 कैरेट गोल्ड, लेकिन M2 में क्या किया हमने? पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट मिलावट कर दी, बेकार वाली मिलावट, तो अब वो 22 कैरेट बन गया। तो तुमने देखा वो कैसे, मतलब उसकी क्वालिटी कम हो गई, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ बस। तो ऐसे ही है, ऐसी लिक्विडिटी कम हो गई इसकी, ये समझ लो, ठीक है, क्योंकि मिलावट कर दी हमने गलत आइटम की ये। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं चीज़ों को, ठीक है, और 2-3 बार रिवाइज करोगे तो अपने आप ही याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो फिर आ जाते हैं हम अपने ब्रॉड मनी पे। अब सीधी सी बात है, ब्रॉड मनी के बारे में बात कर रहा है तो यानी हम इसमें और भी अब टाइप्स ऑफ मनी ऐड करेंगे। तो तुमने देखा कैसे हमने M0 में हम बात कर रहे थे करेंसी प्लस डिपॉजिट्स विद द RBI प्लस अदर डिपॉजिट्स, फिर हम M1 में आए जिसमें करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स की बात करी हमने, और फिर हम M2 में आ गए जहाँ पे C प्लस DD प्लस OD प्लस POSD आ गए। तो तुम देख रहे हो कैसे मनी जो है वो ऐड होता जा रहा है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी ऐड होता जा रहा है ना? तो अब पहले हम सिर्फ छोटे नज़रिए से देख रहे थे चीज़ों को, फिर आपका नज़रिया जो है वो बड़ा होता जा रहा है क्योंकि उसमें और भी एरिया आता जा रहा है। तो इसीलिए इसको ब्रॉड मनी का नाम दिया गया है, क्योंकि हम इसमें बहुत सारी चीज़ें और ऐड कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें और इसमें हम देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो ब्रॉड मनी में भी कोई ऐसी फिक्स डेफिनेशन नहीं है। इसमें क्या किया ब्रॉड मनी ने? M1 को लिया और उसमें नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ द बैंकिंग सिस्टम ऐड कर दिए। समझ गए? अब तो बोलोगे यार ये क्या बात हुई, इसमें तो M2 को ऐड करना चाहिए था ना, M2 में नेट टाइम डिपॉजिट्स ऐड करने चाहिए थे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। ध्यान दो, इसमें M1 में नेट टाइम डिपॉजिट्स ऐड हुए यानी TD। तो M3 की डेफिनेशन या फॉर्मूला क्या बन जाएगा? M1 प्लस TD। अब ऐसा क्यों किया गया? ध्यान दो, देखो मेरी बात, M1 में क्या था? करेंसी था, डिमांड डिपॉजिट्स थे और अदर डिपॉजिट्स थे, ठीक है। फिर यहाँ पे जो था, बैंक्स के पास दो टाइप का मनी होता है, डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स। मेनली दो टाइप के मनी होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स। तो हमने डिमांड डिपॉजिट्स को तो कवर कर लिया था, लेकिन टाइम डिपॉजिट्स हमारा रह रहा था, तो इसलिए हमने उसको M3 में इनकॉर्पोरेट किया है। समझ गए क्यों किया हमने ये? M1 में डिमांड डिपॉजिट आ रहा था बैंक का, लेकिन टाइम डिपॉजिट रह रहा था, तो वो हमने M3 में ऐड कर दिया, टाइम डिपॉजिट्स ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। तो टाइम डिपॉजिट्स वो होते हैं जो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप बैंक्स को मनी देते हो और उस पर बैंक आपको बदले में इंटरेस्ट देता है। उसको आप कभी भी नहीं निकाल सकते हो, उसको आप फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही निकाल सकते हो। जैसे कि मान के चलो आपने बैंक को दिए 10 साल के लिए, 10 साल की आपने
एफडी करवा ली। एफडी होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। तो फिक्स्ड डिपॉजिट इज अ टाइप ऑफ टाइम डिपॉजिट्स ओनली। ठीक है, तो आपने एफडी करवाई 10 साल की, तो यानी 10 साल के पास बैंक का आपका पैसा रहेगा और उस बैंक आपको इंटरेस्ट देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा, और जब वो पूरा पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो बैंक आपको 10 साल के बाद दे देगा, या आप निकाल सकते हो। आप इसको पहले नहीं निकाल सकते हो 10 साल से, और अगर आप निकालोगे तो भाई आपको सीधी सी बात है पेनल्टी भरनी पड़ेगी। समझ गए? तो ये था इसमें कॉन्सेप्ट हमारा कि M3 में इसने M1 का तो मनी लिया ही लिया, जिसमें डिमांड डिपॉजिट था बैंक्स का, लेकिन टाइम डिपॉजिट्स और ऐड कर दिए। ठीक है, फिर इस मॉनेटरी एनालिसिस करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज के बारे में बताता है, यानी कितना पैसा है हमारे इकोनॉमी में उसके बारे में बताता है। एग्रीगेट का मतलब होता है सम टोटल, सम या टोटल ऐसे मान लो। मॉनेटरी रिसोर्सेज यानी मॉनेटरी मतलब मनी से रिलेटेड, मनी रिलेटेड। तो मनी, टोटल मनी रिलेटेड रिसोर्सेज हमारे कितने हैं इकोनॉमी में, ये हमें कौन बताएगा? ये हमें हमारा M3 बता देता है उसके मॉनेटरी एनालिसिस के ज़रिए। ठीक है, तो आई होप तुम्हें बात समझ में आई होगी इसकी। फिर है M4। अब M4 में हमने क्या किया? M4 में हमने M3 ले लिया और उसमें टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। मतलब हमने क्या किया M3 में, अब जैसे M3 में हमने क्या किया था? M3 में हमने सबसे एक सेकंड, हाँ चलो, तो M3 में हमारे पास किस किस का पैसा था? तो M3 में हमारे पास करेंसी थी। ठीक है, फिर हमारे पास डिमांड डिपॉजिट्स थे, अदर डिपॉजिट्स थे, और M3 में, आप सॉरी यार मैं तो खुद ही भूल गया, M3 का क्या था? हाँ, TD भी आ गया था, यानी टाइम डिपॉजिट्स भी आ गए थे। फिर उसने क्या किया? टोटल पोस्ट ऑफिस सेविंग्स भी डाल दी, टोटल पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। ठीक है, और अब टोटल पोस्ट ऑफिस सेविंग्स के बारे में बात कर रहा है, यानी कि उसका पोस्ट ऑफिस के डिमांड डिपॉजिट्स और पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट दोनों के डाल दिए इसने। तो M4 जो है वो सबसे बड़ा टाइप ऑफ मनी हो गया, क्योंकि ये हमें बिल्कुल बिगर पिक्चर दिखाता है। ठीक है, सारा पैसा जो है इकोनॉमी में वो दिखा देता है M4, क्योंकि यहाँ पे हमने सब कुछ ले लिया ना इसके अंदर। पोस्ट ऑफिस ले लिया भाई, बैंक के ले लिए, अदर डिपॉजिट्स ले लिए, करेंसी ले ली, सब कुछ तो ले लिया। तो जो M4 है वो इसलिए हम उसको ब्रॉडर मनी भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमें एक बिगर पिक्चर दिखा देता है हमारे इकोनॉमी के मॉनेटरी सिचुएशन के ऊपर। समझ गए? तो ये है, बस इसमें एक एक्सेप्शन लिया है कि इन्होंने NSC की सेविंग्स को ऐड नहीं किया है, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स को ऐड नहीं किया है। इसके बारे में हम अलग वीडियो लेके आएंगे कि ये होता क्या है और इसे क्यों ऐड नहीं किया गया। ठीक है, अब रिलेशनशिप समझ लेते हैं इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी। तो इनकी लिक्विडिटी को कंपेयर कर लेते हैं। तो M0 सबसे ज़्यादा लिक्विड है, फिर M1, फिर M2, फिर M3 और M4। M4 सबसे कम लिक्विड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की टोटल सेविंग्स, टोटल क्या है, डिपॉजिट्स आ गए, जिसमें उसके डिमांड डिपॉजिट्स और उसके टाइम डिपॉजिट्स तो वैसे भी मुश्किल होते हैं निकालना। ठीक है, ऊपर से ये पोस्ट ऑफिस का हो रहा है तो और ज़्यादा मुश्किल। ठीक है, M3 में क्या था? M3 में फिर वही था कि इसमें डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स दोनों थे बैंक के, तो इसलिए ये कम लिक्विड बन गया था। ठीक है, M2 में हमने फिर वही था, पोस्ट ऑफिस का सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स लिए थे। ठीक है, इसलिए ये कम लिक्विड था। बाकी इसमें सारा वही था, करेंसी प्लस DD प्लस OD। ठीक है, M1 C प्लस DD प्लस OD था, और ये था C प्लस D प्लस OD। ये सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है M0 या M0 बोल लो। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है, RBI जो है, वो ईजिली यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र कर सकती है, यूज़ कर सकती है ट्रांजैक्शंस के लिए। लेकिन जैसे जैसे हम मनी को डिपॉजिट करते जाते हैं, चाहे वो बैंक्स में हो
फिर चाहे वो पोस्ट ऑफिसेज में हो, तो उस मनी का यूज़ करना थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता जाता है। इसीलिए जो एम नॉट है वो सबसे ज़्यादा लिक्विड है, क्योंकि इसका ईजिली यूज़ किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, बैंक्स के द्वारा ट्रांजैक्शन करने के लिए, बड़े बड़े ट्रांजैक्शन करने के लिए। ठीक है। और जैसे जैसे ये इधर इधर शिफ्ट होता है, M1 M2 M3 M4, ये कम लिक्विड होता जाता है। तो अब इसमें तो तुम्हें कुछ याद करने की ज़रूरत है नहीं, एम नॉट सबसे ज़्यादा लिक्विड, फिर M1 M2 M3 M4। ठीक है। ये फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग मनी सप्लाई। तो इकोनॉमी में कितना पैसा है, कितना पैसा नहीं है, ठीक है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, इस सब चीज़ों को बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। जैसे कि मॉनेटरी बेस है, ये हमारा सीधा सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है इसको। अगर सेंट्रल बैंक क्या है, ज़्यादा पैसा प्रिंट करेगा तो एम नॉट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा आ जाएगा ना, समझिए। तो मनी सप्लाई क्या करेगी, न्यूमेरिकली इंक्रीज कर जाएगी, न्यूमेरिकली इंक्रीज कर जाएगी, या जिसको हम बोल सकते हैं क्वांटिटिवली इंक्रीज हो जाएगी। समझ गए, मतलब नंबर बढ़ गया उसका, सीधी सी बात है। फिर है मनी मल्टीप्लायर। अब मनी मल्टीप्लायर एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि कई सारे फैक्टर से अफेक्टेड रहता है। जितना ज़्यादा मनी मल्टीप्लायर होगा उतना ज़्यादा हमारा मनी होगा, मनी सप्लाई होगी। तो मनी मल्टीप्लायर को हमने छोटे वाले एम से रिप्रेजेंट किया है, और मनी सप्लाई को हमने बड़े वाले एम से रिप्रेजेंट किया है, जिसका हम अभी यूज़ करते हुए आ ही रहे थे, M0 M1 M2। तो ये हम मनी सप्लाई तो दिखा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी सप्लाई। ये तो जितना ज़्यादा मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा एम की वैल्यू होगी। अब मनी मल्टीप्लायर क्या है भाई, ठीक है, और ये है हमारा मॉनेटरी बेस, यानी जिसको हमने एच से रिप्रेजेंट कर दिया। तो एक फॉर्मूला निकल के आया कि भाई एम की वैल्यू, मनी सप्लाई की वैल्यू होती है मनी मल्टीप्लायर इनटू मॉनेटरी बेस। मॉनेटरी बेस मतलब वो पैसा जो एक करेंसी में, जो एक इकोनॉमी में करेंसी के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या सेंट्रल बैंक के द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा क्रिएटेड पैसे को हम मॉनेटरी बेस कहते हैं। और मनी मल्टीप्लायर एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि चेंज होता रहता है समय के संग और भी फैक्टर्स पे डिपेंड होके। अब जैसे कैश रिजर्व रेशियो है, ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो मतलब क्या है, क्योंकि अब ये वो फैक्टर्स पढ़ रहे हैं हम जो मनी मल्टीप्लायर को इफेक्ट करेंगे, एम को इफेक्ट करेंगे, छोटे वाले एम को। तो कैश रिजर्व रेशियो वो पैसा होता है जो बैंक्स को रखना पड़ता है आरबीआई में, ठीक है, एज अ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स बैंक्स मस्ट होल्ड विद द आरबीआई, हायर सीआर रिड्यूसेस फंड्स फॉर लैंडिंग, डिक्रीजिंग द मनी मल्टीप्लायर एंड दस मनी सप्लाई। मतलब ये क्या कह रहा है, अब सुनो मेरी बात से ध्यान से। बैंक्स के पास मान के चलो 100 रुपए हैं, आरबीआई ने बोला कि तुम 10% पैसा मेरे पास रखोगे, तो कैश रिजर्व रेशियो क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं 1/10 हो जाएगा। यानी इतना पैसा आपको आरबीआई के पास रखना है। अब आरबीआई क्यों रखवाता है भाई, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से रखवाता है, और बैंक्स को थोड़ा सा कंट्रोल में रखने के लिए भी, कि भाई अंधाधुंध पैसा ना ये लोन पे दें। और मान के चलो अगर लोन कोई फेल हो गया, वापस नहीं आ पाया, तो बैंक के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो इमरजेंसी में इस पैसे का यूज़ करके लोगों को अपना पैसा वापस दे पाए। ठीक है, ये तो मान, अब तो बैंक के पास क्या होगा, 90 ही रुपीज़ ही होंगे लोन देने के लिए, और 10% तो क्योंकि उसके आरबीआई के पास चले गए ना, अब आरबीआई के पास रखे रहेंगे वो। तो अब क्या है, अब मैंने आपको बताया था ना, लोन देने से ही इकोनॉमी में पैसा क्रिएट होता है, क्योंकि अब 90 रुपीज़ है, अगर वो लोन देगा किसी को तो फिर वो ये उससे लोन देगा, तो अगर कोई इंसान लोन लेता है तो वो लैंड में, कैपिटल में, लेबर में, एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वेस्ट करेगा, उससे इकोनॉमी में पैसा पहुंचेगा, और फिर फर्दर उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करने के लिए। तो इन शॉर्ट कि पैसा क्रिएट होगा उससे, ठीक है, और ज़्यादा।
तो अगर जो है मतलब मनी सप्लाई क्रिएट होगी उससे। लेकिन अगर मान के चलो आरबीआई ने बोला भाई 50%, यानी 100 में से, सॉरी एक सेकंड, यानी बोला कि भाई 50% सीआर आ रहा है, यानी तुम 50 पैसे ही दे सकते हो किसी को लोन के लिए, तो कम पैसा पहुंचेगा इकोनॉमी में, कम लोगों को लोन जा पाएगा, तो मनी सप्लाई भी तो फिर कम रहेगी ना लोगों के पास। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ये है। फिर है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। एसएलआर का मतलब है कि वो पैसा जो बैंक्स को लिक्विड फॉर्म में रखना है, यानी लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में रखना है, जैसे कि कैश हो गया, गोल्ड हो गया, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज हो गया, उसके फॉर्म में रखना है, जिससे कि बैंक्स इनको इजीली कन्वर्ट कर पाए मनी में, पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अगर टाइम आए तो। समझ गए? तो ये वो पैसा होता है, ये सीआरआर से अलग है। तो बैंक को सीआरआर भी मेंटेन करना पड़ता है, यानी बैंक को कुछ पैसा आरबीआई में डिपॉजिट करना पड़ता है और कुछ पैसा उसे अपने पास एज अ फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स भी रखना पड़ता है, यानी अपने पास भी उसे कुछ ना कुछ पैसा डिपॉजिट करके रखना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड या अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, अप्रूव्ड बाय आइदर गवर्नमेंट और आरबीआई। समझ गए? तो अपने पास भी जो पैसा बैंक को रखना पड़ेगा वो हम एसएलआर बोलते हैं उसे, इन शॉर्ट स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब वही है, जितना ज़्यादा एसएलआर होगा उतना कम बैंक जो है वो लोन दे पाएगा, जितना कम लोन दे पाएगा उतनी कम पैसा मार्केट में पहुंचेगा, कम पैसा पहुंचेगा तो मनी सप्लाई भी कम रहेगी। समझ गए? ज़्यादा पैसा पहुंचेगा तो ज़्यादा मनी सप्लाई रहेगी। इस एसएलआर कम है तो वो अपने पास कम रखेगा, ज़्यादा लोन दे पाएगा, ज़्यादा लोन दे पाएगा तो मनी में, इकोनॉमी में जो मनी है वो ज़्यादा पहुंचेगा, लोगों के पास ज़्यादा पहुंचेगा तो मनी सप्लाई ज़्यादा रहेगी। समझ गए? तो जो है ये मनी मल्टीप्लायर इन दो फैक्टर से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो अभी जो है हमारा एक और फैक्टर है इसमें, उसको और पढ़ लेते हैं और ये लेक्चर हमारा ख़त्म। ठीक है, करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो। तो करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो का मतलब है कि भाई कितना पैसा जो है लोग वो प्रेफर करते हैं अपने पास रखना या फिर बैंक को देना। पब्लिक प्रेफरेंस फॉर होल्डिंग कैश वर्सेस डिपॉजिट्स। समझ गए? तो ये रेशियो है, तो रेशियो में कितना पब्लिक के पास है कैश की फॉर्म में और कितना उन्होंने डिपॉजिट्स रखा है। तो अगर डिपॉजिट्स ज़्यादा होंगे तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा, बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो लोन ज़्यादा दे पाएगा। समझ गए? अगर लोन ज़्यादा दे पाएगा तो इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा पहुंचेगा, जिससे मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। लेकिन अगर वो अपने पास कैश रखेगा तो लोन नहीं जा पाएगा। समझ गए? तो डिपॉजिट्स की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, और डिपॉजिट्स की वैल्यू ज़्यादा होगी तो रेशियो की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना। तो करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज़्यादा मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा, क्योंकि जितनी वैल्यू कम होगी उतनी डिपॉजिट्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, डिपॉजिट्स की वैल्यू ज़्यादा होगी तो बैंक ज़्यादा लोन दे पाएगा और उससे ज़्यादा मनी सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है? और अगर कोई अपने पास ही पैसे रख के बैठा हुआ है तो वो लोन थोड़ी देगा किसी को। समझ गए? फिर तो उसने अपने पास रख लिए ना पैसे, अब वो लोन थोड़ी देगा, तो लोन नहीं देगा तो भाई मार्केट में पैसा भी नहीं पहुंचेगा, तो मनी सप्लाई भी नहीं होगी, तो मनी मल्टीप्लायर भी कम ही रहेगा। फिर एक्सेस रिजर्व रेशियोज। अब कई बार ना सीआरआर और एसएलआर के अलावा बैंक ना एक्सेसिव रिजर्व रेशियोज लगा देता है, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? जिससे कि थोड़ा सा मतलब बैंक्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन करें, मतलब हिसाब से लोन दे लोगों को। तो उसकी वजह से जितने ज़्यादा रिजर्व रेशियोज होंगे उतना ही कम हमारा मनी मल्टीप्लायर होगा।
ठीक है, क्योंकि फिर जो है ना लोन देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैसा रिजर्व में रखना है, बचा के रखना है, ये सब। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि जो मनी सप्लाई है वो हमारे एक तो एच पे डिपेंड कर रहा है और एम पे डिपेंड कर रहा है, यानी मॉनेटरी बेस, यानी सेंट्रल बैंक ने कितना पैसा प्रिंट किया है और उसके पास कितना पैसा है। दूसरा एम पे डिपेंड कर रहा है जो कि हमारा मनी मल्टीप्लायर है, और एम जो है हमारा CRR, SLR और CDR और ई, यानी कि एक्सेस रिजर्व रेशियोस यानी ERR, इन पे डिपेंड करता है। समझ के? और हमने एक नेगेटिव चीज़ देखी है कि इनकी वैल्यू हमेशा कम ही होनी चाहिए, जिससे एम की वैल्यू ज़्यादा होगी, और एम की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इस मनी सप्लाई की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो एक पैटर्न तो हमने ये सब नोटिस कर लिया है कि जितने भी रिजर्व रेशियोज हैं और लिक्विडिटी रेशियोज हैं इनकी वैल्यू कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर इनकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा, और मनी मल्टीप्लायर कम होगा तो मनी सप्लाई भी कम होगा, है ना। ये आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, तो आई होप समझ में आएगा तभी जाके। ठीक है, और याद करने की कोशिश मत करो, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। ठीक है, कि यार कैश रिजर्व रेशियो अगर कम होगा तो उससे बैंक के पास ज़्यादा पैसा रहेगा, बैंक के पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो वो ज़्यादा पैसा लोन देगा, क्योंकि उसे भी अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोन देगा तो लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पहुंचेगा, फिर वो इस फर्दर इस पैसे का यूज़ करेंगे तो इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा पहुंचेगा, लोगों के पास ज़्यादा पैसा पहुंचेगा। वही तो मनी सप्लाई है। समझिए मेरी बात को। चलो, फिर अब मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स ऑफ RBI। तो RBI क्या करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए या चेंज करने के लिए या एडजस्ट करने के लिए कई सारे टूल्स का यूज़ करता है। ठीक है, तो उन्हीं टूल्स के बारे में जानकारी दी हुई है। तो जैसे कि हमारे ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या करेगा RBI, तो बाइंग कर लेगा। एक सेकंड थोड़ा सा क्लियर कर दूं। या तो RBI बाइंग कर लेगा या सेलिंग कर देगा। तो बाइंग अगर करेगा RBI, तो अगर वो बाय कर रहा है तो वो पैसा दे रहा है ना, किसको दे रहा है, इकोनॉमी में दे रहा है ना पैसा, या गवर्नमेंट को दे रहा है ना पैसा। और गवर्नमेंट तो है वो तो स्पेंड करने के लिए ही पैसा यूज़ करती है, गवर्नमेंट थोड़ी पैसे को रखने के लिए पैसा रखती है, उसे तो स्पेंड करना है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कोई सिक्योरिटीज बाय कर ली या बॉन्ड्स बाय कर लिए। ठीक है, कि अच्छा गवर्नमेंट ने क्या किया, बॉन्ड्स इश्यू करे। बॉन्ड्स एक तरीके का प्रॉमिस होता है कि हम आपको 7% का इंटरेस्ट देंगे या रिटर्न देंगे अगर आप हमें पैसा दोगे तो RBI ने क्या किया, भैया ठीक है तुम्हारे बॉन्ड्स को हमने खरीद लिया, तुम्हारे प्रॉमिस को हमने खरीद लिया, पैसा तुम्हें दे के। तो RBI ने क्या किया, पैसा दे दिया किसको, गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट के तो बॉन्ड्स हैं। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इस पैसे का यूज़ करेगी इकोनॉमी में कंस्ट्रक्शन करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है, और हज़ार चीज़ें करने के लिए। उससे क्या होगा, इकोनॉमी में पैसा आएगा, है ना। और इकोनॉमी में पैसा आएगा तो यानी मनी सप्लाई जो है हमारी इंक्रीज करेगी। और अगर गवर्नमेंट जो है वो इन बॉन्ड्स को सेल करती है RBI को, ठीक है, या सॉरी RBI अगर इन बॉन्ड्स को सेल कर देगा तो RBI ने क्या किया, पैसा अपने पास वापस बुला लिया और बॉन्ड्स को कर दिया सेल। तो उससे क्या किया, RBI ने अपने पास पैसा रख लिया, यानी कि मनी सप्लाई जो है वो हो गई कम। अगर तुम मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो तुमने मान के चलो 10 रुपए की चॉकलेट खरीदी, तो चॉकलेट के बदले तुमने 10 रुपए दे दिए, अब वो 10 रुपए तो मनी सप्लाई में आ गए ना, अब वो तुम्हारे पॉकेट से तो बाहर आ गए ना मनी, तो वो मनी सप्लाई का पार्ट बन गया। अब जो 10 रुपए हैं, समझ गए, ये बात समझो तुम ऐसे एग्जाम्पल से। ठीक है, तुम हो बैंक, तुमने क्या किया, चॉकलेट खरीदने गए मार्केट में, तुमने चॉकलेट खरीदी 10 रुपए की, तो अब वो तुम्हारी जेब से 10 रुपए निकल के अब वो मार्केट में पहुंच गए तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई। लेकिन मान के चलो तुम्हें चॉकलेट जो है तुमने वापस कर दी, उससे क्या किया, तुम्हारे पास 10 रुपए वापस आ गए, तो अब वो तुम्हारी जेब में वापस आ गए, तो उससे क्या किया, मनी सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो गई। तो ऐसे एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि बाइंग एंड सेलिंग
कैसे मनी सप्लाई को चेंज करती है। और ये बाइंग एंड सेलिंग कौन कर रहा है? ये भैया सेंट्रल बैंक कर रहा है, हमारा आरबीआई, कोई नॉर्मल बैंक नहीं कर रहा। सेंट्रल बैंक ही ओपन मार्केट ऑपरेशंस करता है, वैसे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, ये सब। फिर है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट वो होता है जो आरबीआई चार्ज करता है। किसको चार्ज करता है? बैंक्स को चार्ज करता है। यानी मान के चलो बैंक्स को 100 रुपये चाहिए, किससे? आरबीआई से चाहिए। तो आरबीआई ने बोला भाई 10% इंटरेस्ट रेट है। बैंक से बोला ठीक है भाई, 10% इंटरेस्ट रेट पे तो मेरे को लोन दे दो। तो बैंक्स को जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई से लोन मिलता है वो रेपो रेट कहलाता है। रिवर्स रेपो रेट इसी का बिल्कुल उल्टा है। यानी आरबीआई बैंक से वापस लोन लेता है जिस रेट पे, वो रिवर्स रेपो रेट होता है। ठीक है, ये है, सिंपल है। और बैंक रेट, डिस्काउंट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक। यानी रेपो रेट का डिस्काउंटेड वर्जन जो है वो हमारा बैंक रेट कहलाता है। फिर है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, अ विंडो फॉर बैंक्स टू बोरो फ्रॉम आरबीआई इन इमरजेंसीज। तो यानी अगर कोई मान के चलो इमरजेंसी आ गई, उसमें जो है बैंक्स कैसे आरबीआई से बोरो करेंगे, तो वो हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी डिटरमाइन करेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स थे हमारे, जो कि हमारी मॉनेटरी सिचुएशन को डिटरमाइन करते हैं, चेंज करते हैं, अफेक्ट करते हैं, तो और हमारे मनी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। समझ गए? उसकी क्वांटिटी या उसकी क्वालिटी, क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी। तो आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा। आज का लेक्चर इतना ही था, ठीक है। और चिंता मत करो, इन ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रिवर्स रेपो रेट को मैं और डिटेल में लेके आऊँगा और अच्छे से लेके आऊँगा। अभी तो बस हमने इनको एज अ फैक्टर्स पढ़ा है कि ये कैसे हमारे मनी सप्लाई को चेंज करते हैं। तो मनी सप्लाई को और किस किस फैक्टर ने चेंज किया? हमारे थर्ड नंबर पे आया मॉनेटरी टूल्स ने, जो आरबीआई यूज़ करता है। सेकंड पे था मनी मल्टीप्लायर, और फर्स्ट पे था हमारा मॉनेटरी बेस, यानी सेंट्रल बैंक ने कितना पैसा प्रिंट कर रखा है या उसके पास कितना पैसा है, दोनों। ठीक है, तो ये मनी सप्लाई को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, जिसमें हमने देखा कि मनी मल्टीप्लायर को भी सीआरआर, एसएलआर, ईआरआर, सीडीआर जैसे फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे थे। और मॉनेटरी टूल्स में भी हमने कई सारे, जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रेपो और रिवर्स रेपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जैसे कंसेप्ट को पढ़ा, और हम और आगे इनको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हमारे नए लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।